Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। सुप्रीम कोर्ट पर बात कर रहे थे हम पिछले क्लास में आपसे, और गुड मॉर्निंग आप सबों को। और लौटते हैं वापस। पिछले दिन हमने सुप्रीम कोर्ट में बच्चों जैसी कुछ बातें पढ़ाई थी, बच्चों जैसी। आज स्टैंडर्ड बात होगी। आपको याद होगा हमने सुप्रीम कोर्ट में कहाँ से कहाँ तक बात किया था। आर्टिकल 124 से लेकर 130 तक हमने बात किया था। और जब पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, तो एकदम एग्जैक्ट बात समझ रहे हैं। हाँ, हमने बताया था कि उसको मैं 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। क्या रिवाइज करना है मुझे? देखिए, हमने बोला था संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रोविज़न है, कानून है। सुप्रीम कोर्ट पर मैंने आपको बात किया था कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना कलकत्ता में, और 1937 से 50 के बीच इसका नाम था फेडरल कोर्ट। क्या नाम था? फेडरल कोर्ट। और 28 जनवरी 1950 से क्या नाम हो गया? सुप्रीम कोर्ट। रिपब्लिक डे के 2 दिन के बाद। अब जब रिपब्लिक डे मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, 26 जनवरी को लागू हो गया, तो 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में काम करना शुरू किया। वो बना था शुरू में कलकत्ता में। अब संविधान के हिसाब से देख लें आप कि पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक है सुप्रीम कोर्ट। और पिछले क्लास में मैंने बात किया था, बस आप देखते रहिए, आपका लिखा हुआ है। पिछले क्लास में मैंने बात किया था 124 से लेकर 130 आर्टिकल तक। आज हम पढ़ाएंगे 131 से। आज हम अनुच्छेद 131 से पढ़ाएंगे। क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट को, किसको अरेस्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये बात, कौन कौन मुकदमे किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ाया, जरा देख लीजिए। आप सुनते जाइए, आपका लिखा हुआ है। 124 के 1 में मैंने क्या पढ़ाया? भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक भारत के मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। There shall be a Supreme Court of India consisting of 1 Chief Justice of India and 7 other judges, 1 + 7। ये बात कब का है? 1950 का। 1950 में क्या था? एक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश। 1956 में हो गए 10। 1960 में बढ़ गए, 1960 में बढ़े 13। 1978 में बढ़ गए 17। अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ रही है। कौन बढ़ाता है? पार्लियामेंट। ये भी एक सवाल है। 50 डिफिकल्ट सवाल लेकर आ रहा हूं मैं संडे को। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर 50 IAS लेवल का सवाल, दारोगा लेवल का सवाल लेकर आ रहा हूं संडे को इसी बोर्ड पर। तो आज से कल तक पढ़ लीजिए। अब परसों अपने आप को तौल दीजिए। परसों अगर बन गया तो सफल आप भी, सफल मैं भी। न बना तो मैं फेलुअर। 1978 में कितने जज थे? 17 अन्य। 1986 में कितने? 25। 2008 में 30। पिछले क्लास में हमने इसको गलती से 2018 बोल दिया था, सॉरी।
ये है 2008। 2008 में कितने थे? 30। और 2019 में कितने थे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ये 2 डेट में हमने पिछले क्लास में गलती की थी, आई एम सॉरी। 2018 मैंने लिखा होगा, 2008 कर लिया जाए। 2008 में कितने जज थे? 1+30। और 2019 से अब तक कितने जज हैं? कुल कितने हैं? 34, 34। एक भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे, और बाकी 33। ये आर्टिकल 124(1). अच्छा जी, (124)(2) में हमने क्या किया था? याद कीजिए, 124(2) में हमने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक जज की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। रिटायर कब होगा? रिटायरमेंट एज 65 years. Every judge of Supreme Court shall be appointed by the President of India. And retirement age उनकी क्या होती है? 65 years. अच्छा जी, 124 के 3 में हमने क्या किया था? 124 के 3 में देख लीजिए, 124 का तीसरा क्या था? योग्यता। याद कीजिए, क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए। बात किए थे पिछले क्लास में। 10 वर्ष तक एडवोकेट किसी हाई कोर्ट में, या 5 वर्ष तक जज हाई कोर्ट में। ये योग्यता, या तो 10 साल तक एडवोकेट या 5 साल तक जज होना चाहिए किसी हाई कोर्ट में। तो उसको रिकमेंड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। कौन करता है? कोलेजियम। सुप्रीम कोर्ट के 1 चीफ जस्टिस और 4 अदर जजेज, ये 5 सीनियर ग्रुप है, इसको कोलेजियम कहते हैं। वही इनका नाम भेजता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति सरकार की सलाह से हाँ करते हैं या ना भी कर सकते हैं। 124 का 4 के बाद मुस्कुराइए। 124 के 4 में आइए। हटेंगे कैसे? रिमूव्ड बाय। हटाए कैसे जाते हैं? बात किया था मैंने। हटाए जाते हैं पार्लियामेंट में वोटिंग के द्वारा। प्रोसेस हम समझा चुके हैं आपको। और अंतिम सिग्नेचर कौन करता है? राष्ट्रपति। 124 के 5 में हमने क्या बोला था? हटाने का आधार क्या होगा? ग्राउंड फॉर रिमूवल। हटाने का आधार होगा सिद्ध कदाचार। अंग्रेजी वाले दुखी ना होइए। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, उनके आचरण अगर खराब हो जाएं, ग्राउंड फॉर रिमूवल है, हटाने का आधार है सिद्ध कदाचार। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर मतलब उनका कोई घोटाला से संबंध है, फिनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन, पैसे का दुरुपयोग किया, फंड का दुरुपयोग किया, फिनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन किया, ठीक है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब क्या हुआ? 124 के 5 में क्या है? 4 में था हटेंगे कैसे, 5 में हटाने का आधार क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। याद कीजिए पिछले दिन लिखे थे हम इनकैपेसिटी। हिंदी एकदम हिंदुस्तान जिंदाबाद। अक्षमता,
अयोग्यता जितना हिंदी लिखवा लीजिए, लेकिन मैं अंग्रेजी जरूर लिखता हूं क्योंकि लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1, कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली इंग्लिश में था, आपको याद रहे, ट्रांसलेटेड है बाद में हिंदी में। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 पढ़ेंगे आप तो आपको आश्चर्य होगा। जरा मैं बता दे रहा हूं क्यों आश्चर्य होगा। देखिए आर्टिकल 1 क्या है संविधान का? इंडिया। भारतीय बच्चों देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वर्ड इंडिया, अनुच्छेद 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जिसे भारत कहते हैं, इंडिया नहीं, प्रभात रंजन 1919 में लिखता है, 30 नहीं माय डियर, 1919 में ही बना कानून कि जज की संख्या 1+33। इंडिया वर्तमान में रहो, वर्तमान में देखो, इधर एक एडवोकेट पढ़ा रहा है, इधर उधर नहीं, एकदम नाप करके, एकदम टारगेट हीटर, जॉब पास की गारंटी अपने सब्जेक्ट में अपने। इंडिया, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 क्या है, यह भी एक क्वेश्चन है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जिसे भारत कहते हैं राज्यों का संघ है। हम बताएंगे आगे कि अमेरिका में यूनियन को फेडरल कहते हैं और क्या अंतर फेडरल और यूनियन में हम बात करेंगे। 124 के 5 के बाद 124 का 6 में आपको बताया था शपथ ग्रहण कौन करवाएगा? भारत का राष्ट्रपति। प्रत्येक न्यायाधीश का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? सुप्रीम कोर्ट के एवरी जज, या पढ़ेंगे हाई कोर्ट के भी प्रत्येक जज, सुप्रीम कोर्ट के जज का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति करवाते हैं, और आज हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो वो शपथ ग्रहण राज्यपाल करवाते हैं। शपथ ग्रहण का आर्टिकल याद रखिएगा, कथा नहीं, आर्टिकल। और 124 के 7 में याद कीजिए हमने क्या पढ़ाया था। सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट के बाद भारत के किसी भी कोर्ट में एडवोकेट का काम नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट के बाद भारत के किसी भी कोर्ट में काम नहीं करेगा, पढ़ा चुका हूं मैं। आइए 125 में हमने पढ़ाया था वेतन, सैलरी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2,80,000, बाकी को 2,50,000। कहां से मिलता है? भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको मिलता है। मुख्य न्यायाधीश को, CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की क्या सैलरी है? मंथली 2,80,000। और बाकी की अन्य न्यायाधीशों की सैलरी 2,50,000। कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और इनको पेंशन भी मिलता है, वेतन का आधा। इनको कितना मिलेगा? 1,40,000। और इनको कितना मिलेगा? 1,25,000। एक आर्टिकल 125 हो गया। आइए 126 में आइए, हमने बोला था कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हर सेंटेंस हमारा क्वेश्चन है, बस पढ़ लीजिए, क्वेश्चन टकराएंगे। और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने संडे को सेट किया है आपके लिए, बहुत टफ, सिंपल क्वेश्चन नहीं सेट किया है, टफ क्वेश्चन। एक्टिंग चीफ जस्टिस, ध्यान दीजिए, जब भारत का मुख्य न्यायाधीश बीमार हो जाए या वो पद खाली हो जाए और अभी चीफ जस्टिस नहीं आए हैं, तो राष्ट्रपति सीनियर जज को क्या बना देता है?
कार्यकारी तब तक काम चलाने के लिए, काम चलाऊ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 126 और बढ़िए 127। अब यहां से आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। लिखिएगा आर्टिकल 127, लिखिए आर्टिकल 127। यहीं से बात स्टैंडर्ड हो रहा है। ये आईएएस लेवल और दारोगा प्रवेश अब यहां से कर रहा है। क्या तदर्थ नहीं समझते? अस्थाई न्यायाधीश, एडहॉक जजेज। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होगा? बाई नहीं, जो आप सोच रहे नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सीजेआई द्वारा होगा। ये कौन आदमी होगा, जरा ठीक से इसको आप समझिएगा, यहां पर मुश्किल है आपके लिए। लिख लीजिए पहले आर्टिकल 127, एडहॉक जज कौन होते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर पहला क्वेश्चन, एडहॉक जज हमने कहां से कॉन्सेप्ट लिया? फ्रांस से, फ्रांस के संविधान से लिया। एडहॉक जज कौन होता है? अगर सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा ना हो, सुप्रीम कोर्ट में कोरम का मतलब कम से कम 6 जज अगर नहीं हो, तो कार्यवाही शुरू करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करता है? क्या करता है? कौन बनेगा एडहॉक जज? ठीक से समझना, कौन बनेगा एडहॉक जज? समझना नहीं, लिखना। हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज, जो सुप्रीम कोर्ट की योग्यता रखता है। बहुत लोग इस लाइन को नहीं समझते। एडहॉक जज बनेगा, मैं समझा देता हूं। नियुक्त होगा, ध्यान से समझिए। हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज रिटायर हो गया है, अब जज नहीं है, लेकिन उसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट का हो, तो इसका मतलब कि जो कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रह के रिटायर किया है, उसी को ना सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता होगी। क्या पढ़े थे आप? सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता क्या है? 10 साल तक एडवोकेट या 5 साल तक जज। तो हाई कोर्ट का वो रिटायर्ड जज जिसको सुप्रीम कोर्ट की योग्यता हो, मतलब 5 साल कम से कम हाई कोर्ट में वो जज हो के रिटायर किया है, उसको बनाया जाएगा एडहॉक जज। बात समझ रहे हैं? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान से, राष्ट्रपति नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 127 मुस्कुराइए और लिखिए आर्टिकल 128। 128, ये सब टफ क्वेश्चन है। 128 आर्टिकल 128 में आप लिख दीजिए अटेंडेंस ऑफ, मैं हिंदी लिखूंगा चिंता मत कीजिए, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एज सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ध्यान से समझिएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को जज की संख्या में कमी होने या बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ गया तो क्या करेगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बैठने के लिए, काम करने के लिए बोला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, और जब वो जज बनेगा तो जज वाली सुविधा, सैलरी सब लेगा। हाँ, वो चाहे तो ना भी कर सकता है। फिर से सुन लीजिए, रिटायर्ड जज कौन? सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी काम करेगा सुप्रीम कोर्ट में,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े चाहेंगे तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट में बैठने के लिए, काम करने के लिए नियुक्त करेंगे। अगर वो रिटायर्ड जज चाहे तो ना भी कर सकता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 128 में। और अब मामला आया प्रशांत भूषण का, कोर्ट की अवमानना का। मुस्कुराइए और लिखिए आर्टिकल 129। पहले हिंदी लिख दें ना, आप नाराज हो जाते हैं। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ध्यान से समझना। पॉलिटी, सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है मुझे और मेरा आशीर्वाद आपको। कोई बुक टच मत कीजिएगा, मैं पढ़ाने से पहले बोल रहा हूं। और हमारी बातों की समीक्षा आप कर लीजिएगा संडे को। संडे को आप जरूर बैठिएगा। 50 क्वेश्चन डिफिकल्ट हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए, और वहां पर आपको अपनी क्षमता का एहसास भी होगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से 50 क्वेश्चन संडे को 10 बजे हम आएंगे प्रचंड झरोखा के लिए। वैसे तो ये टाइम था 8 से 11 रात में, लेकिन हमने इसके ऑल इन ऑल चक्रवर्ती सर से निवेदन किया कि जरा मुझे 10 से 1 दिया जाए संडे को। 10 से 1, तो 10 से 1 मैं संडे को आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के 50 क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन 50 से ज्यादा होंगे, कम नहीं। दोनों भाषा में क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। और उसका पीडीएफ कल इवनिंग में आपको मिल जाएगा। कल इवनिंग में आपके पास उसका क्वेश्चन चला जाएगा, ताकि आप पढ़ लीजिए और मैं एकदम एक्सप्लेन करूंगा। सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है, ठीक से समझिएगा। इसका मतलब अब हम समझा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या? हिंदी अभिलेख न्यायालय, और इसकी इंग्लिश कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बस 2 बातें। पहली बात, इसका मतलब क्या होता है? आईएएस प्री में पूछा गया है। पहला इसका मतलब है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी बहस होती है, तो जज साहब जब ऊंचे पर बैठे रहते, प्लेटफॉर्म जैसे पिक्चर में आपने देखा होगा, मैं तो इस हाई कोर्ट में काम भी करता हूं, तो उस जज साहब के पास में एक बैठा रहता है स्टोनो, जो शॉर्ट हैंड का एक्सपर्ट होता है। जज जितना भी बोलते हैं या एडवोकेट, वो सब टाइप करते रहता है शॉर्ट हैंड पे। ऐसा नहीं कि वो पूछेगा कि क्या बोले, एक बार और बोलिए, नहीं, वो एक्सपर्ट है। और उसके बुक्स छपती है, और वो बुक्स एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड मतलब सबूत है, एविडेंस है। इसको कहते हैं प्रीसिडेंस भी, प्रीसिडेंट, पूर्व निर्णय। जितना वर्ड हमसे आप ले लीजिए। वर्ड का मास्टर होना होगा आपको, बात का मास्टर, बात का मास्टर एडवोकेट, और बात का मास्टर है तभी तो सुप्रीम कोर्ट है। बातों से शांति, बातों से क्रांति, बातों से लव अफेयर्स, बातों से डाइवोर्स, बातों से आत्महत्या, बातों से एडवोकेट केस जीतेगा, बातों से हारेगा, बातों से टीचर पढ़ाएगा, बातों से एक बिजनेसमैन किसी कंपनी को अपने फेवर में लेगा। बात का मास्टर होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हिंदी और अंग्रेजी का वर्ड आना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ? सबूत, एविडेंस, प्रेसिडेंट, पूर्व निर्णय। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोर्ट में बहस कर रहा हूं और कोई केस में हार रहा हूं, मान लीजिए आप, लेकिन 2012 में इसी जज ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जब ये जज थे, अब ये ट्रांसफर होकर मान लो आ गए पटना में, इन्होंने फैसला दिया 2012 में मेरे जैसे केस में। उस बुक को मैं लेकर आया हूं। जितना बड़ा एडवोकेट उतनी बड़ी किताबें,
जूनियर लेकर खड़े रहते हैं, लाइन से ऐसी किताबें डंप की रहती है। और जैसे ही एडवोकेट बोलेगा, माय लॉर्ड 2012 में आप ही ने कलकत्ता हाई कोर्ट में इस केस में जजमेंट दिया है मेरे फेवर में, ऑल इंडिया रिपोर्टर बुक है, ये अक्सर आपको मिलेगा, ये सब समझा कीजिए। ऑल इंडिया रिपोर्टर बुक का नाम है, मान लीजिए वॉल्यूम 5 है, मान लीजिए पेज नंबर 574 है, मैं बोलूंगा माय लॉर्ड 574 में देखिए आप ही का फैसला है, और जजेज लाइब्रेरी हाईटेक होती है, तुरंत वो बुक वहां आ जाएगा, मैं तो अंडरलाइन करके लिए हुए हूं, फैसला मैं अपने पक्ष में ले लूंगा। रिकॉर्ड का काम करता है, रिकॉर्ड है ये, पहला जो जजमेंट इन्होंने दिया है वो रिकॉर्ड है, एक मतलब हुआ, और दूसरा मतलब प्रशांत भूषण वाला आप समझिए। इसका दूसरा मतलब है कि इसका दूसरा मतलब क्या है, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर दंड देने का अधिकार। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रशांत भूषण पर चला है, क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर्स में, किस आर्टिकल में है ये किस आर्टिकल में है, ध्यान दीजिए आप, आर्टिकल 129 में। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है का मतलब कि बहस का रिकॉर्ड होता है, और न्यायालय की अवमानना करेंगे आप तो कोर्ट आपको दंड देगा। प्रशांत भूषण को क्या हुआ था, प्रशांत भूषण ने कहा था, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं वो, मैं उनका फैन हूं, जितनी तारीफ करूं कम है वो, और ये एडवोकेट 2-4-10 का नाम जान लीजिए, हरीश साल्वे, याद होगा हरीश साल्वे कुलभूषण जाधव का केस लड़े थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, नीदरलैंड के हेग में। भारत का एक नेवी ऑफिसर जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान ने जासूसी का आरोप लगाया है, तो 2 देशों का केस कहां होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। हमारी ओर से गए कौन, हरीश साल्वे, ये नाम आपको याद रहे, क्यों याद रहे बोलता हूं, हरीश साल्वे वो एडवोकेट हैं जो एक बार बहस करने का 25 लाख रुपया लेते हैं। हरीश साल्वे को भारत सरकार ने अपनी ओर से रखा, यानी भारत सरकार के प्रतिनिधि बनकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गए, अपनी एक बार खड़े होने की 25 लाख जिसकी फी है। उस समय विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज को सरस्वती का जिंदा रूप ही मानो आप, दुर्भाग्य है कि वो अब हमारे बीच नहीं है। सुषमा स्वराज ने हरीश साल्वे को कहा, सुषमा स्वराज के बारे में जान लो, सुषमा स्वराज स्वराज कौशल की पत्नी थी। स्वराज कौशल उनके हस्बैंड, वो दोनों एडवोकेट थे हरियाणा के, और स्वराज कौशल आज भी एडवोकेट हैं। स्वराज टाइटल लगाती थी सुषमा स्वराज अपने हस्बैंड के नाम का। तो सुषमा स्वराज उस समय की विदेश मंत्री ने हरीश साल्वे से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तुम केस लड़ो कुलभूषण जाधव का, पाकिस्तान से लड़ना है, क्या फी लोगे, फी हम देंगे, गर्व होना चाहिए। कहा कि 1 रुपया दे दो दीदी, 1 रुपया, चूंकि फी तो मुझे लेना नहीं है लेकिन फी लेना एक नियम भी है, इसलिए 1 रुपया दे दो। और आपको आश्चर्य होगा, इसी केस में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के वकील ने पाकिस्तान सरकार से कितना लिया, लिख लीजिए, समझ लीजिए, 4 करोड़ रुपया लिया पाकिस्तान के एडवोकेट ने पाकिस्तान के गवर्नमेंट से, और हमारे एडवोकेट ने, भारत के एडवोकेट ने, हरीश साल्वे ने भारत सरकार से कितना लिया, 1 रुपया। इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर सरस्वती का आशीर्वाद है और लक्ष्मी की कृपा है, एडवोकेट में दोनों होता है, वो बोलते हैं वो सरस्वती की कृपा से, अब पैसे की तो बरसात है ही। ये हरीश साल्वे, वैसे ही एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण, एक बार के 25 लाख वो भी लेते हैं। उन्होंने क्या कह दिया था, 1 मिनट, उन्होंने कहा था प्रशांत भूषण ने कह दिया था, उन पर क्यों ये मामला हुआ कि मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े बाइक चला रहे थे और मास्क नहीं लगाए थे,
यही उनका दोष है। मेरे सुनने वाले क्रांतिकारी बच्चों या पेरेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, गार्जियंस, टीचर्स, सबको प्रणाम। प्रशांत भूषण पर अवमानना क्या था? उन्होंने कह दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े बाइक चला रहे हैं, एक एमएलए के बेटे का बाइक, और मास्क नहीं लगाए। कोर्ट ने अवमानना किया, प्रशांत भूषण अड़ गए। कोर्ट ने कहा आप समझते नहीं हो, कोर्ट के एडवोकेट, कोर्ट के जज की फी क्या है, चीफ जस्टिस की फी क्या है? 2,80,000। प्रशांत भूषण एक बहस का लेते हैं 25 लाख। समझो आप। प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं, कोर्ट ने कहा माफी मांग लीजिए। प्रशांत भूषण ने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, सजा दे दो। कोर्ट ने क्या सजा दी आपको मालूम होगा? 1 रुपया। अब आप व्यक्तिगत निर्णय पूछेंगे, आपका ओपिनियन क्या है? वैसे द कोर्ट इज ऑलवेज राइट इन इंडिया, न्यायालय का सम्मान, लेकिन मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है प्रशांत भूषण यहां पर गलत नहीं थे। इतना तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया बोल ही सकता है कि आप बाइक चला रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, ये नहीं होना चाहिए था उन पर। खैर, तो अवमानना किस आर्टिकल में आएगा? 129 में। मुस्कुराइए और आइए। किस में? आर्टिकल 130। यहीं तक मैं पिछला दिन आपको पढ़ाया था। क्या? सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहां तय किया है? दिल्ली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहेगा तो राष्ट्रपति के स्वीकृति से, अनुमति से कहीं भी स्थान बदल सकता है। मतलब दिल्ली ही होगा ऐसा नहीं है, और ये चाहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो स्थान बदल सकते हैं। और जम्मू कश्मीर और हैदराबाद में इन्होंने बदला है। पिछले क्लास में मैं यहीं तक आपको पढ़ाया था। तो अब आगे आइए। अगर इतने देर आप बोर हुए तो आई एम सॉरी, लेकिन ये मैं रिपीट कर रहा था पिछले क्लास को। और अब आप पढ़ने जा रहे हैं क्या? पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन। हिंदी लिखेंगे आप, चिंता मत कीजिए। ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियां। कितना पावर है सुप्रीम कोर्ट को? अब यहां से हम स्टैंडर्ड डिस्कशन में जा रहे, लेकिन ये भी ज्यादा देर नहीं रहेगा, 15 मिनट में हम इसको भी निपटा लेंगे। बढ़िए, आप बढ़ रहे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में कैसे बता दें भाई? अमित कुमार, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट बताएंगे ना? हाई कोर्ट बताएंगे तो यहां से यहां तक बढ़ेंगे, तब ना आएंगे सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कुछ हैव पेशेंस, एकदम टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट जैसे ही समाप्त होगा हाई कोर्ट पढ़ेंगे आप, और हाई कोर्ट के बाद क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अरे तिलक के बाद रिसेप्शन नहीं होता है ना? तिलक के बाद बहुत सारे फंक्शन है, मंडपाच्छादन, ऋतधारी, विवाह, तब रिसेप्शन। तुम सीधे रिसेप्शन की बात कर रहे हो। समझ गए बात? हाँ, समझ गए बात आप? मतलब मैं आपकी बात का बुरा नहीं मान रहा, बुरा तो मानना ही नहीं है। वो तो घर से जब निकलते हैं उसी समय कसम खा के निकलते हैं, चाहे आग लगा दो, हमको न नाराज होना है न गुस्सा होना है। आप अच्छे हैं तब भी, खराब हैं तब भी मेरे ही हैं, खास हैं, इसलिए नाराज तो होने का राइट ही नहीं मुझे बनता। क्या कर रहा हूं मैं? सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहा हूं। कहां से कहां तक जाएगा? 124 से 147 तक। फिर हाई कोर्ट करूंगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करूंगा, कल तक कर दूंगा। अब परसों इसका टेस्ट ले लूंगा। टेस्ट नहीं लूंगा, टेस्ट के लिए तो भेज ही दूंगा। डिस्कस करूंगा परसों।
परसों आकलन करना कि ये जो पढ़ाता है वो काम का है कि नहीं। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। तो आप चिंता ना करें, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर करेंगे बात, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। हाँ, रंजीत कुमार ने लिखा है, रंजीत तिवारी, अच्छा रंजीत तिवारी हमारा स्टूडेंट है। अच्छा, आप बैठे हो। ये रंजीत तिवारी जो है ना, ये रामविलास पासवान है। सरकार किसी की भी रहे, पासवान जी कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, मालूम है कि नहीं? गर्व कीजिए रामविलास पासवान जी पर, राजनीति नहीं बोल रहा हूं मैं। 5 प्रधानमंत्रियों के साथ बिहार के हैं, गर्व है। इंद्र कुमार गुजराल के साथ, HD देवेगौड़ा के साथ प्रधानमंत्री थे ये सब। रामविलास पासवान जी इनके साथ भी मंत्री, 10 साल मनमोहन सिंह के साथ मंत्री, अब ये दूसरा टर्म नरेंद्र मोदी के साथ मंत्री। सरकार किसी की भी हो, पासवान जी मंत्री रहते हो। वैसा ही है ये रंजीत कुमार। मैं कहीं भी जाकर क्लास लूं, चाहे मैं संधान IAS इलाहाबाद में लूं, कलकत्ता में लूं, पटना में तो मैं हूं ही, और अब तो मैं चक्रवर्ती ऐप पर हूं, हम 100% यही हैं। ये जरूर रहेगा मेरे साथ। और दारोगा का मेंस दे रहा है, मैं जानता हूं इसको, कोई बात नहीं। तो मुस्कुराइए और बढ़िए। जो मुस्कुराएगा नहीं वो पढ़ेगा नहीं। सीरियस लोगों ने बर्बाद कर दिया घर से राष्ट्र तक को। जो हंसेगा वही बढ़ेगा। सीरियस मत होना। क्या होना? सिंसियर, अलर्ट, कॉन्शियस, मतलब जागरूक, सतर्क। सीरियस बीमार होते हैं, करेंगे कुछ नहीं। इतना सीरियस जैसे राष्ट्र का बजट बना रहे हैं, देख के थक जाओगे आप। आप मुस्कुराओ, दुनिया मुस्कुराएगी। मुस्कुराना राष्ट्र धर्म है, क्योंकि आपको देख करके दूसरा भी मुस्कुराएगा। बढ़ो आगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट को। नंबर 1 लिखिए, प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार। चिंता मत कीजिए, अंग्रेजी और हिंदी हमारे ब्लड में है। मैं एक वर्ड नहीं केवल अंग्रेजी या केवल हिंदी बोलता हूं। क्या लिखा मैंने? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मैं किसको फॉलो करता हूं टीचिंग में? मैं टीचिंग में फॉलो करता हूं चक्रवर्ती सर को। मैं उनकी स्टाइल फॉलो करता हूं। मैथ्स तो मुझे आती नहीं है, बट हम उनके स्टाइल को फॉलो करते हैं। जितनी क्लैरिटी से वो पढ़ाते हैं, मैं कोशिश करता हूं मैं भी उतनी क्लैरिटी से आपको पढ़ाऊं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है? शब्दों ने भरमाया। इसका सिंपल मतलब समझिए, ये तो किताबी मीनिंग हुआ। इसका सीधा सीधा मतलब है क्या? लिखिए, इसका सीधा मतलब है, देखिए लिखता हूं, कौन कौन मुकदमे, ये समझ में आएगा आपको। ये चक्रवर्ती सर का स्टाइल है। कौन कौन से केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में किए जाते हैं। एकदम समझ गए होंगे, ये तो दीवार भी समझ जाए। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि कौन कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। और ये कौन सा आर्टिकल है? 131, आर्टिकल 131 पढ़ा रहे हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पावर, पहला पावर कि वो कौन कौन सा मुकदमा है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत आप लिखिए कौन कौन सा मुकदमा। पहला, भारत सरकार और राज्यों के मध्य विवाद। विवाद मतलब डिस्प्यूट्स। अंग्रेजी वालों, डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। डिस्प्यूट्स, विवाद बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। जैसे बिहार सरकार को भारत सरकार से झगड़ा हो गया, तो ये केस कहां होगा? कहां होगा? कई राज्य मिलकर लड़ना चाह रहे भारत सरकार से। मान लीजिए 3-4 राज्य, बिहार,
झारखंड, यूपी, उत्तराखंड और हाँ लड़ना चाह रहे, तो कहाँ होगा ये मुकदमा? भारत सरकार, और वर्ड ध्यान दीजिएगा, राज्यों के बीच, कई राज्य हैं, ये मुकदमा कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा पॉइंट, दूसरी बात, भारत सरकार और कोई राज्य, कोई एक राज्य, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी वन स्टेट, एक राज्य आ गया इसमें, कोई एक राज्य भारत सरकार से लड़ना चाहे तो भी, अनेक राज्य लड़ना चाहे तो भी। अब तीसरी बात, और कौन सा केस होगा सुप्रीम कोर्ट में? तीसरा, दो अथवा दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, डिस्प्यूट्स बिटवीन दो राज्यों में झगड़ा हो गया। हम बात करेंगे आगे इंटर स्टेट वाटर ट्राइब्यूनल की, अंतर्राज्यीय परिषद की, वो अलग अलग है। अभी सुप्रीम कोर्ट में बिहार यूपी में झगड़ा हो गया, बिहार झारखंड में हो गया, दो अथवा दो से अधिक राज्यों के बीच झगड़े हुए, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में इतनी बातें हैं। अब कुछ अपनी ओर से जोड़ रहे हैं क्या? लिखिएगा नोट, जो इस चैप्टर से बाहर की बात है। और कौन सा पहला मुकदमा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, याद होगा आर्टिकल 71 है ये इस चैप्टर से बाहर बात कर रहा हूं मैं, इसी में आपको जोड़ देना है। ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन ये है कि ये मुकदमा भी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में होगा। इलेक्शन का केस इनका कहां होगा? सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी पॉइंट इसी में जोड़िए, जनहित याचिका पर बात करेंगे। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, जनहित याचिका पर बात होगी। ये केस सुप्रीम कोर्ट में सीधे किया जाता है। ये समाप्त हो गया पहला पॉइंट, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब आइए दूसरा पॉइंट, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपीलेट बोलिए मत कि हिंदी में लिखिए, हम लिखते रहेंगे, आप अपने अनुसार पढ़िए। अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 132। आर्टिकल याद रखिएगा, फिर आर्टिकल का मैं ट्रिक बताऊंगा। इसका सिंपल मतलब क्या है, यह तो किताब लिख रहा है, और अगर यहां देखो, अगर यहां चक्रवर्ती सर होते तो क्या लिखते? देखो, वे मुकदमे, देखिएगा समझ में आपको आएगा, वे मुकदमे जो हाई कोर्ट के फैसला, जजमेंट के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में किए जाते हैं। ये है चक्रवर्ती सर का स्टाइल, हमने उनको वॉच किया है, बहुत सिंपल, और ये वरदान है। अपील का मतलब लिख रहा हूं मैं, अपील किसको कहते हैं?
हाई कोर्ट के निर्णय के विरोध में हाई कोर्ट ने हमें सजा दिया, मान लो हाई कोर्ट ने हमें मृत्युदंड दिया, अब हम सुप्रीम कोर्ट में क्या करेंगे? अपील, क्योंकि हम पढ़ाएंगे क्रिमिनल केस सीधे नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में, ना वो हाई कोर्ट में होता है, ना वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, वो तो एफआईआर से शुरू होता है। बात करूंगा उस पर आगे। वे कौन कौन से मुकदमे जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गए, वे मुकदमे, अपील का मतलब क्या हुआ? वो केस जो हाई कोर्ट के जजमेंट के विरोध में हम ले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी क्या लिखता है? These are the disputes that are filed in the Supreme Court against judgment of the High Court। कौन कौन केस? अब लिखिए। पहला क्रिमिनल अपील, रुक जाइए, पहला आप लिख लीजिए, सिविल ही लिखिए, रुकिए अभी। पहला सिविल मैटर्स, दूसरा क्रिमिनल मैटर्स। समझाता हूं, आर्टिकल 133 और ये 134 एकदम टू द पॉइंट हम पढ़ा के आधी ही बोलेंगे कि क्या बच गया, कुछ नहीं बचेगा, हम पूरा जाएंगे अंतिम तक। इसके बाद आप आईएएस का क्वेश्चन बनाइए, न बने तो हम जिम्मेवार। सिविल क्रिमिनल मैटर मतलब आपराधिक मुकदमे, आपराधिक मुकदमे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे आप, अपील कहलाएगा। क्रिमिनल अपील किस आर्टिकल से? 134। और जमीन वगैरह का केस है सिविल मैटर। दीवानी मुकदमे, अच्छा हिंदी वाले दुखी हैं तो उर्दू लिखो, दीवानी मुकदमे, इसका भी उर्दू लिखो। फौजदारी मुकदमे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ से ले जा रहे हैं? सीधे नहीं, हाई कोर्ट से। ये हो गया आर्टिकल 134। 135 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए 136 में इंपॉर्टेंट। 136 आप लिखना, एक स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। एग्जाम में पूछा है स्पेशल लीव टू अपील, इसको फेमस है ये SLP बाय द सुप्रीम कोर्ट। हिंदी लिखिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। विशेष इजाजत से, विशेष इजाजत से अपील। विशेष इजाजत से अपील का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को ये असाधारण पावर है कि वह किसी भी मामले को 136 याद रखना, कई बार पूछा है ये, किसी भी मामले में, लेकिन याद रहे सशस्त्र आर्म्ड फोर्सेस के संबंध में ये लागू नहीं होता, लिख देना। सशस्त्र बलों के संबंध में नहीं, नॉट एप्लीकेबल टू। सैनिक न्यायालय के विरुद्ध नहीं, लिखिए, लिखिएगा नहीं तो पढ़िएगा कैसे? सैनिक न्यायालय के विरुद्ध नहीं, नॉट एप्लीकेबल टू कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल पर बात करूंगा आगे। अब आप आ जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग 136 इंपॉर्टेंट है, मुस्कुराते हुए बढ़िए। 137 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हमको कितने आर्टिकल तक आपसे बात करना है? 147 तक। उसमें भी हाँ, 137 में कई बार पूछा है सुप्रीम कोर्ट अपना ही फैसला बदल सकता है कि नहीं। रिव्यू ऑफ जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। हिंदी, रिव्यू ऑफ जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। हिंदी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ही निर्णय की समीक्षा का पुनर्विचार। बहुत इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने आपको फैसला दिया, हम पढ़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया,
लेकिन आप फिर चाहें तो एक बार रिव्यू करवा सकते उसके अपने ही फैसले पर। भरा हुआ है मुकदमा। उदाहरण दे दूं, अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्षकारों ने किया था कि एक बार और सोचो। सबरीमाला पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सबरीमाला मंदिर में क्या नियम था? धार्मिक नियम, परंपरागत, कि 14 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाएं सबरीमाला में प्रवेश नहीं करेगी। 14 से पहले वाले करेंगे, 50 के बाद वाले। क्यों? मेंस्ट्रुअल पीरियड वाले नहीं करेंगे। कोर्ट कर दिया क्रांतिकारी महिलाओं ने। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया? प्रवेश करेंगी, ये राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन होगा। अब साउथ वाले कट्टर लोगों ने एक बार और रिव्यू भेजा, अभी उस पर फैसला आया नहीं है। नागरिकता संशोधन विधेयक पर रिव्यू भेजा। रोज होता है रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में। आप ये सब पढ़िएगा नहीं तो महफिल में रंग कैसे जमेगा, कौन जाने कल क्या बनेंगे आप। लेकिन पॉलिटी महफिल में रंग जमाने के लिए बहुत जरूरी है। यानी क्या कह रहा है ये? सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले बदलता भी है। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? रिव्यू ऑफ जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। आज से 20 साल पहले एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। खैर उस चैप्टर को मैं छोड़ता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बट वो टाइम ले लेगा। 137 क्या समझाया मैं? सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पर निर्णय दे सकता है और निर्णय बदल भी सकता है। ये बदलता भी है, ये निर्णय बदलता है, कई बार बदला है। पढ़ाने के क्रम में हम आपसे बात करेंगे। अब आ जाइए आर्टिकल 139A। आर्टिकल 139A अनुच्छेद में आइए, इंपॉर्टेंट ही बोल रहा हूं मैं। पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केस, पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केस। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मुकदमे का स्थानांतरण, केस को ट्रांसफर करना है। कैसे? याद कीजिए कैसे। मान लो रिया चक्रवर्ती का केस बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा और सुशांत राजपूत के फादर चाहेंगे कि पटना हाई कोर्ट में हो, तो ये ट्रांसफर कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल में है? पूरा एग्जाम्पल से भरा हुआ है पॉलिटी, और जो एग्जाम्पल ना समझेगा वो पॉलिटी ना समझेगा, और पॉलिटी में इंटरेस्ट क्रिएट होगा होगा होगा। इसलिए हैप्पी टीचर्स डे कह रहे बच्चे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा। 139A बहुत ट्रांसफर। अब आइए 139 के बाद आर्टिकल 140 आ जाइए। अनुच्छेद 140 लिखिएगा। एंसिलियरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंसिलियरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सहायक, और अच्छी हिंदी आनुषंगिक, बट ये दोनों बेकार है। अंग्रेजी देखिए कितना क्लियर है। एंसिलियरी पावर्स। सुप्रीम कोर्ट को कुछ अतिरिक्त पावर भी है आर्टिकल 140 में। और अब आ जाइए 141, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप जानते हैं लेकिन इस आर्टिकल को आप नहीं जानते। सबसे इंपॉर्टेंट 141 बातें आप समझ रहे होंगे। 141 क्या है? कि सुप्रीम कोर्ट का बात इंडिया के सारे कोर्ट को मानना पड़ेगा। क्या लिखता है 141? लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग, बाध्यकारी, shall be binding in all courts.
शैल बी बाइंडिंग इन ऑल कोर्ट्स का मतलब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, मानना पड़ेगा। लेकिन एक शर्त है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें जो मुकदमों में हुआ है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होता। फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बात आपको मानना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद अपने लॉ के विपरीत जा सकता है। फिर से समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे रहा है वो भारत के हर कोर्ट को मानना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है कि सबरीमाला में महिलाएं प्रवेश करेंगी तो रिव्यू कीजिएगा, तो इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट नहीं भी मान सकता है। यानी यहां पर कोर्ट का मतलब भारत के सभी कोर्ट बट नॉट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सारे कोर्ट मानेंगे, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं भी मानेगा। तभी तो 137 के द्वारा रिव्यू करते हैं आप। 141 मुस्कुराइए और आगे आइए। आर्टिकल 142 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा? 143 तीसरा पावर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, आप हिंदी अंग्रेजी की चिंता हम पे छोड़िए। सलाहकारी, ये तो उर्दू वर्ड हो गया, हिंदी लिख दें परामर्शदात्री। जितना शब्द लेना है ले लो हमसे आप। क्षेत्राधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा। कई बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों, कई बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए जरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा। बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसको ठीक से समझिए। क्या सलाह लेगा? राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा, लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने को बाध्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने को बाध्य नहीं है। फिर से समझ लीजिए क्या लिख रहा है? प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। सलाह मांगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? सलाह जो सुप्रीम कोर्ट देगा वो राष्ट्रपति नहीं भी मान सकता है। और एक और बात, सुप्रीम कोर्ट सलाह नहीं भी दे सकता है। 143 मुस्कुराइए और बढ़िए। क्या 144 आर्टिकल 144 में क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसलिए 145 में आइए आप। ये आपके काम का है। रूल्स ऑफ द कोर्ट। रूल्स ऑफ द कोर्ट। कोर्ट में कौन काम करेगा, कैसे काम करेगा, तो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हिंदी लिखना है। न्यायालय का नियम और प्रक्रिया। अंग्रेजी वाले बच्चों, रूल्स एंड प्रोसीजर्स कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अब लिखिए। क्या इंपॉर्टेंट बात? 145 में एक बात लिखा हुआ है कि संवैधानिक पीठ में, क्वेश्चन है आईएएस प्री का, पीठ में कम से कम कितने जज? 5 जज। अंग्रेजी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ये बेंच कहां होता है? बेंच मतलब ग्रुप ऑफ जजेज। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहां बनता है?
सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। कम से कम कितना जज होंगे, उस ग्रुप को बेंच कहते हैं। बेंच का मतलब यहां समझिएगा ग्रुप ऑफ जजेज। 5 किस आर्टिकल में है? जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर 5 से अधिक हो सकते हैं, जैसे तीन तलाक पर 5 जज, राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय होगा तो उसके लिए बेंच बनेगा। हाई कोर्ट में ये बेंच कौन बनाएगा? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट में कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। और 5 सीनियर जज होंगे कम से कम। 5 सीनियर जज थे तीन तलाक पर, 9 सीनियर जज थे राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार पर, बात आगे करूंगा, फंडामेंटल राइट में। 13 जज थे केशवानंद भारती मुकदमे में। तो ये जो जज होते हैं उनको क्या कहते हैं? संवैधानिक पीठ या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। मिनिमम कितने होंगे? 5। ये कहाँ ये बेंच बनता है? या तो सुप्रीम कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में, उसके नीचे नहीं। 145 के बाद 146 इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। ऑफिसर्स, सर्वेंट्स, एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय में जो अधिकारी नियुक्त होंगे, ऑफिसर, सर्वेंट नियुक्त होंगे, चपरासी नियुक्त होंगे, खर्च जो होगा, एक्सपेंसेज, वो भारत की संचित निधि पर भारित होगा। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी इसके लिए खर्च के लिए संसद में वोटिंग नहीं कराया जाएगा। क्या लिखिएगा? अधिकारी, सेवक, खर्च। सर्वोच्च न्यायालय का संचित निधि पर भारित व्यय है। संचित निधि पर, यह क्वेश्चन एग्जाम का है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज्ड है। और आज का लास्ट आर्टिकल 147 इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिख दीजिए इंटरप्रिटेशन। ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, इसको याद भी मत रखिएगा। व्याख्या। अब बात यह है कि 2 आर्टिकल बीच का मैं ला रहा हूं पीछे से। क्या लिखिएगा नोट देकर? 2 आर्टिकल आप, पहला 121, क्या लिखिएगा? सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के जजेज के बारे में संसद में चर्चा नहीं होगी। देखिए कितना पावर है। सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के जज के बारे में पार्लियामेंट एमपीज डिस्कशन नहीं करेंगे। अंग्रेजी वालों, नो डिस्कशन in the parliament, no discussion in the parliament regarding conduct of the judges of supreme court और high court। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज के बारे में, जज साहब का पावर देखिए, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होगी। और अब पार्लियामेंट का पावर देखिए, 122 लिखिए, 122 आर्टिकल में आइए। एमपी के बारे में, संसद की कार्यवाही के बारे में, संसद की कार्यवाही की जांच सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट नहीं करेगा। बात समझ गए? 121 और 122
पार्लियामेंट चर्चा नहीं करेगी जज साहब के बारे में, और जज साहब भी पार्लियामेंट के अंदर के कार्यक्रम प्रोसीडिंग्स के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेंगे। सुप्रीम कोर्ट यहीं पे समाप्त हो गया। और अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, चिंता न कीजिए आप। कल क्या पढ़ेंगे आप? हेडिंग दे लीजिए, हेडिंग दीजिए कल का हेडिंग। कल पढ़ेंगे आप हाई कोर्ट। लिखिए, संविधान के भाग 6 भाग 6 में आर्टिकल 214 से 232, हेडिंग दीजिए 214 से 232 उच्च न्यायालय से संबंधित है। जल्दी लिखिए, उच्च न्यायालय से संबंधित है। 5-7 मिनट और टाइम दीजिए मुझे, 5 मिनट। 214 से 232 इज रिलेटेड टू हाई कोर्ट। लिखिए 214, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। हाँ, देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। लिखिए, देयर शैल बी ब्लैक मार्कर, देयर शैल बी, अच्छा ठीक है, देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। इसका ठीक है उल्टा नियम है, यहीं पर लिख दीजिए। क्या? आर्टिकल 231 ठीक उल्टा इसका क्या है? संसद द्वारा 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही कॉमन हाई कोर्ट का गठन होगा। पहले कहा कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, और ऐसा है नहीं। 28 राज्य और 25 हाई कोर्ट है। तो इसका निदान कहां से निकला कि पार्लियामेंट चाहेगी तो कई राज्यों का एक हाई कोर्ट भी बनेगा। तो 214 और 231 एक दूसरे का विरोधी है। 214 क्या कह रहा है? प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होगा। लेकिन अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो पार्लियामेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। अब आइए 215 याद कीजिए, 129 जो पढ़े थे उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। हाई कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यहां पढ़े थे सुप्रीम कोर्ट में, याद होगा। सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो बातें समझाया था मैं, सारी बातें रिकॉर्ड होगी। और हाई कोर्ट में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना की बात होगी, अपमान की बात होगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट दंडित करता है वैसे हाई कोर्ट भी आपको उसका अपमान कीजिएगा तो दंडित करेगा। 216 क्या? प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। Every high court shall
Every high court shall consist of a chief justice and other judges. किस हाई कोर्ट में कितने जज हैं ये कल बताएंगे। किस हाई कोर्ट में कितने जज हैं अलग अलग होगा, इस पर पूरा डेटा मैं दूंगा कल। एक चीफ जस्टिस होते हैं, और ये बस 2 आर्टिकल और पढ़ लीजिए फिर छोड़ता हूं मैं। 217 में सारी बातें, प्रत्येक न्यायाधीश के बारे में 5 बातें जान के जाइएगा। नियुक्ति कौन करेगा इनका? राष्ट्रपति द्वारा। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर मत कर दीजिएगा। एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। हाई कोर्ट का प्रत्येक जज राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट होता है। रिजाइन किसको करेगा? राष्ट्रपति को। हटेगा कैसे? रिमूव्ड बाय, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये भी हटेगा। समझ गए आप? हाँ, हटेगा कैसे? बिल्कुल जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाए थे, याद कीजिए 124 का 4। सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे रिमूव होते हैं वैसे ही हाई कोर्ट के जज भी रिमूव होते हैं, ऐसे। अब इसके बाद इनकी योग्यता क्या है? 217 में ही क्वालिफिकेशन, भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक, ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और 10 वर्ष तक डीजे बाजा वाला नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज, अथवा 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में एडवोकेट। इन 2 में से कोई एक होना चाहिए। क्या योग्यता है कि आप इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, 10 साल तक डिस्ट्रिक्ट जज रहे, या 10 साल तक एडवोकेट। कहोगे बहुत लोग हैं, तो इस हाई कोर्ट के, जैसे मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, 160 जज की सीट है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये पटना हाई कोर्ट 43 जज की सीट है यहाँ। इस तरह से हम हर हाई कोर्ट पे कल बात करेंगे। तो अगर पटना हाई कोर्ट में आपको जज होना है तो इस हाई कोर्ट के 1+3 कोलेजियम, 4 सीनियर जज, आपका नाम या आपका नाम भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम भेजेगा राष्ट्रपति के पास। ये योग्यता 217, 218 नहीं पढ़ाना, 219 लिखिए। शपथ ग्रहण कौन करवाता है इनको? शपथ ग्रहण राज्यपाल के समक्ष। हाई कोर्ट के जज का शपथ ग्रहण कौन करवाएगा? ओथ बाय द गवर्नर। ओथ बाय द गवर्नर। 219। 220 बहुत इंपॉर्टेंट। हाई कोर्ट का जज रिटायरमेंट के बाद कहां एडवोकेट हो सकता है? रिटायरमेंट के बाद कहां वकालत कर सकता है? कहां करेगा? कहां करेगा? सुप्रीम कोर्ट में अथवा अन्य हाई कोर्ट में। ठीक से समझिएगा। आर्टिकल 220 क्या कह रहा है? रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस। हाई कोर्ट का जज रिटायरमेंट के बाद एडवोकेट का काम कहां करेगा? सुप्रीम कोर्ट वाले तो कहीं नहीं करते। हम आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए 124 का 7,
कि सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट के बाद कहीं भी एडवोकेट का काम नहीं करता है, लेकिन हाई कोर्ट का जज रिटायरमेंट के बाद या तो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट होता है, जरूर होता है, या वो चाहे तो अदर हाई कोर्ट में। अदर हाई कोर्ट मतलब जैसे मैं पटना हाई कोर्ट का जज हूं, मैं रिटायर कर गया तो पटना हाई कोर्ट छोड़कर बाकी के 24 हाई कोर्ट में मैं एडवोकेट का काम कर सकता हूं, या सुप्रीम कोर्ट में। कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 220। और बहुत ज़्यादा आप चिंतित होंगे इस आर्टिकल के लिए कि वेतन, लिखिए 221 में वेतन, तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन चीफ जस्टिस का कितना? 2,50,000, अन्य का 2 लाख। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल का सैलरी 2 लाख, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस की सैलरी 2,50,000 पर मंथ, अदर जजेज की सैलरी 2,25,000। कहां से? राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। स्टेट, राज्य की संचित, स्टेट देती है पेमेंट, ये वेतन। लेकिन पेंशन, वेतन का आधा 1,25,000, इनका 1,12,500 कहां से मिलेगा? भारत की संचित निधि से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हाई कोर्ट के जज को पेंशन कहां से मिलता है, लोग गलत कर देते हैं। भारत की संचित निधि से। क्यों? आप 2 साल पटना हाई कोर्ट में जज हैं, 2 साल आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हो गए, 2 साल आप कलकत्ता हाई कोर्ट में जज हो गए, तो आपको पेंशन देने में राज्य सरकारें पागल हो जाएंगी। इसलिए आपको पेंशन कौन देगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लेकिन जिस हाई कोर्ट में आप जज हैं, वेतन वहीं के सरकार से आपको मिलेगा। आर्टिकल 221, रुकिए, 222, ट्रांसफर कौन कराएगा जज का? ट्रांसफर ऑफ ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। हिंदी लिखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण बाय द प्रेसिडेंट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा। ट्रांसफर ऑफ ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर बाय द प्रेसिडेंट। पटना हाई कोर्ट के जज को आपने भेज दिया कलकत्ता हाई कोर्ट के जज में, कौन कराएगा ये? राष्ट्रपति। 223 आर्टिकल, एक्टिंग चीफ जस्टिस। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। मान लो चीफ जस्टिस, एक और बात, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने राज्य वाले नहीं होते, ये कानून नहीं है, ये परंपरा है। जैसे आप पटना हाई कोर्ट में जज हैं और आप हैं बिहार के, तो जब आपको चीफ जस्टिस बनाना होगा तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आप यहाँ के चीफ जस्टिस नहीं होंगे, आप दूसरे स्टेट के हो जाएंगे, दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस। लेकिन अगर चीफ जस्टिस बीमार है, नहीं आए, रिटायर हुए, कोई दूसरा नहीं आया, तो जो सबसे सीनियर जज है उसको बना दिया जाता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बनाता है? राज्यपाल नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति द्वारा। और आज का लास्ट आर्टिकल 224 एडिशनल,
क्वेश्चन है एग्जाम का, और एक्टिंग जजेज ऑफ हाई कोर्ट, अतिरिक्त न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं 2 वर्ष के लिए हाई कोर्ट में। 2 वर्ष के लिए आपको एडिशनल जज बनाया जाता है। एक और बात जान लीजिए, बुक नहीं लिखता है, मैं काम करता हूं, जानता हूं। आपको जब हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा ना, तो 2 साल आप एडिशनल जज होंगे, और 2 साल के बाद आप परमानेंट जज होंगे। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस में होता है कि लर्निंग होता है, तो वो पीरियड है एडिशनल जज का। याद रहे, एडिशनल जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होते, ये केवल हाई कोर्ट में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या होते हैं आपको बताए थे, एडहॉक जज। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज होते हैं, हाई कोर्ट में नहीं, और हाई कोर्ट में एडिशनल जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। अब नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे, अगले दिन स्टैंडर्ड बातें, पावर्स, फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। अगले दिन का टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय के, सॉरी, उच्च न्यायालय के अधिकार और शक्तियां। उच्च न्यायालय के अधिकार और शक्तियां क्या कह रहे हैं, 2 राज्य का कॉमन हाई कोर्ट है, तो कौन जज को वेतन कौन देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेट, रुक जाइए, ये तो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। 2 राज्य का कॉमन हाई कोर्ट, 2 राज्य का कॉमन हाई कोर्ट होता है, जैसे उदाहरण से आपको समझा दें, रुक जाइएगा, उदाहरण से, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है। क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि 2 राज्य का अगर कॉमन हाई कोर्ट एक जगह पर है, तो वेतन कौन राज्य देगा। कॉमन सेंस, हाई कोर्ट कहाँ है, हाई कोर्ट कहाँ है, जहां हाई कोर्ट है वही राज्य वेतन देगा। उदाहरण, बॉम्बे हाई कोर्ट कहाँ कहाँ का है, महाराष्ट्र का, गोवा का, महाराष्ट्र का, गोवा का, दादर नगर हवेली, दमन और दीव का, इतने जगहों का ये हाई कोर्ट है। इस पर हम डिटेल कल बात करेंगे, आपका क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं। ये हाई कोर्ट है कहां, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी। जिन 2 राज्य का कॉमन हाई कोर्ट हो, तो जज को वेतन कौन देगा, वेरी गुड, जज को वेतन जहां हाई कोर्ट होगा वहां वाली सरकार, ये वाली। बॉम्बे हाई कोर्ट कहां है, बॉम्बे में। और देखने दीजिए, 2 राज्य का कॉमन हाई कोर्ट, तो वेतन कौन देगा। अच्छा, 2 राज्य का कॉमन हाई कोर्ट, तो वेतन कौन देगा। अच्छा, हो गया, जिस जगह पर हाई कोर्ट होगा। और उदाहरण दे दें, और दूसरा उदाहरण लो, कलकत्ता हाई कोर्ट। अरे उदाहरण ले लो, जब आप तैयार तो हम तैयार। कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में कितने जज, 63 जजेज। कहाँ कहाँ का है, वेस्ट बंगाल और अंडमान का, अंडमान निकोबार का। तो कलकत्ता हाई कोर्ट जिस जगह पर है वो सरकार देगी। और उदाहरण लीजिए, कंजूसी नहीं, आप जितना चाहेंगे हम उतना पढ़ाएंगे। कि जरा एक और हाई कोर्ट आई है, गुवाहाटी। पहले 7 राज्यों का ये हाई कोर्ट था गुवाहाटी, 27 जज होते हैं गुवाहाटी में। अभी कितने राज्यों का है, असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, असम। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, धन्यवाद। अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, असम, अरुणाचल, एकदम क्वेश्चन डालते रहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट पे बात करता हूं, कमलेश कुमार। मैं महीने के 15 दिन इलाहाबाद में ही पढ़ाता हूं, संधान IAS में। मैं हूं यहाँ का, पटना का। और मैं पटना का क्या, मैं हूं जहानाबाद का, मगध रेंज का हूं मैं। और वो जो खांटी वर्ड बोलते हैं ना चक्रवर्ती सर, खांटी माने होता है प्योर,
प्योर, विशुद्ध, खांटी मगधी शब्द है, मैं खुद मगध से हूं। असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, 4 राज्यों का हाई कोर्ट है गुवाहाटी। तो बच्चा पूछ रहा है कहाँ वाला देगा, ये है कहाँ? असम में, असम सरकार देगी। अब इलाहाबाद वाले नाराज हैं। 1 मिनट, इंडिया का नहीं विश्व का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद, 160 जज की सीट। लेकिन ये तो यूपी का ही है ना, ये तो है नहीं। अब आपको एक बात बता दूं मैं, जरा सा रुक जाना, बात छेड़ा है तो। ऐसे एक चार्ट बनाते हैं, देखिए ये है जैसे कलकत्ता, ये बॉम्बे, ये मद्रास, ये इलाहाबाद, ये पटना, ये हाई कोर्ट हो गया। अभी कब बना था? 1862 में। इंडिया में 3 हाई कोर्ट एक ही बार बने हैं। जज की संख्या कितनी? 63, 60 और 42। इलाहाबाद कब बना? 4 साल बाद। जज है नहीं 160 इलाहाबाद में, काम 110 करते हैं। मैं वहां कोर्ट में जाता भी हूं, लेकिन प्रोविजन है 100 है नहीं 42 पटना हाई कोर्ट में, सॉरी पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में आपको आ जाएंगे 43। पटना हाई कोर्ट कब बना है? 1916 में। 30 जज से ज़्यादा नहीं होते, प्रोविजन ज़्यादा है, जज कम है। अब आप कहेंगे कि कहाँ कहाँ का है ये, कहाँ कहाँ का है? एरिया इसका वेस्ट बंगाल और अंडमान का, लेकिन इसका बेंच है पोर्ट ब्लेयर। बेंच का मतलब समझे शाखा, बेंच मतलब ब्रांच। बोलिएगा बेंच और समझिएगा ब्रांच। बहुत बड़ा एरिया रहेगा तो पोर्ट ब्लेयर, बॉम्बे का एरिया आप जानते हैं कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। लेकिन इसका भी बेंच है कहाँ? कानपुर, नागपुर, औरंगाबाद, ये ब्रांच है। मद्रास छोटा है, ब्रांच नहीं है। इलाहाबाद का ब्रांच लखनऊ। जब अनडिवाइडेड बिहार था तो पटना का था रांची। ये क्या है? बेंच, बेंच है, बेंच। अब नेक्स्ट डे हम बात करेंगे इन पर, ध्यान से बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कौन कौन से मुकदमे हाई कोर्ट में किए जाते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर बात करेंगे। और कल ये कोर्ट समाप्त हो जाएगा और परसों 10 से 1 50 सवालों के साथ, हिंदी अंग्रेजी में सवाल रहेंगे साथ साथ। पहुंच रहा हूं मैं प्रचंड झरोखा के लिए। हमारा मैनेजमेंट से निवेदन हुआ है, मैंने किया है निवेदन कि मुझे 10 से 1 दीजिए, संडे को 10 से 1 इसी पर, और क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगा। पीडीएफ कल इवनिंग में आप तक पहुँच जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो आज यहीं तक, अगले दिन कहाँ से शुरू होगा ये भूलना नहीं चाहिए स्टूडेंट को न टीचर को। अगले दिन क्या पढ़ेंगे आप? पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अभी बाकी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी बाकी है, जो कल हम पूरा करेंगे। हाँ मैं हूं पैरामाउंट में, तो मैं हूं ही। हाँ तुम जहानाबाद से हो तो हम क्या करें, क्या करें बोलो? ऑल आर माई स्टूडेंट्स। मैं चक्रवर्ती ऐप पर हूं और बस समझो कि मैं यही हूं, बाकी भुला जाओ। और मैं यहाँ ऑफलाइन में भी आऊँगा, यहाँ बीपीएससी की कोचिंग में आऊँगा, यहाँ आईएएस के लिए पॉलिटी लेकर आऊँगा, पूरा जीएस लेकर आएंगे हम लोग। चतुर्वेदी सर हमारे लीडर हैं और हमें उन्होंने ही लाया है। और मैं कुछ नहीं हूँ, मैं मैनेजमेंट में मैं शून्य हूँ, मैं केवल टीचर हूँ।
मैं केवल पॉलिटी से मेरा मतलब है, और आपके सवाल टकराएं इससे मेरा मतलब है, टकराने की गारंटी। पीडीएफ भी भेजूंगा, और हर चैप्टर पर प्रैक्टिस। संडे को मिस मत कीजिएगा, अफसोस होगा। और कल क्या पढ़िएगा? उच्च न्यायालय के पावर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ा देंगे। तो आज मुस्कुराते हुए घर जाइए, और घर पर तो हैं ही आप। बहुत जल्दी ऑफलाइन खुलेगा, चिंता मत कीजिए। अक्टूबर में खुलना चाहिए, मुझे उम्मीद है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं।